और वीडियो आपको सब कुछ मिल रहा है क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। सर वो वाला नंबर सर सेव कर लिएगा जिसपे सर मैसेज किया था सुबह। नहीं, उसको मैंने सेव कर दिया है। यस सर, सब उसी से बातचीत होगी। अच्छा ठीक है, चलिए। आज हम लोगों को पढ़ना है डिबाई हकेल आंसेगर इक्वेशन। देखो, इसमें हमें मालूम है क्या, अगर इसकी हम बात करें कि डिबाई हकेल आंसेगर इक्वेशन, तो ये आपको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte with dilution। कल हमने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी जो होता है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटता था। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको डाइल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 1 मोल जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो मैक्सिमम वॉल्यूम के अंदर आई। बात समझ गए आप? तो यहां पर यह कहा गया था कि भाई देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रांग के लिए क्या होगा, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स 100% एट ऑल डाइल्यूशन। उसके लिए तो किसी भी डाइल्यूशन पर वो 100% डिसोसिएट होता है। तो इसके लिए क्या होगा? तो यहां पर डिवाई हकेल आंसाइगर जो इक्वेशन है वो यही बताता है कि हमारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन से क्या रिलेशन है। बात समझ रहे हैं? डाइल्यूशन से क्या रिलेशन है इसके मोलर कंडक्टिविटी का। तो यहां पर इन्होंने दो प्रकार के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। एक हमारा है क्या, रिलैक्सेशन इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, रिलैक्सेशन और दूसरा क्या, आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। दो चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए, तो मैंने ये कहा कि इट टेल्स अबाउट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन। और जो इसका एक्सप्रेशन था इक्वेशन का, द इक्वेशन which give relationship of lambda m with concentration इज, इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, आपके एनसीईआरटी में ये है, वहीं से आपको इसको नोट कर लेना है। लेमडा एम इक्वल्स टू, बताओ क्या था भाई? हाँ, लेमडा नॉट एम माइनस ए इंटू 1/2। ये इक्वेशन था हमारा। ठीक, अब देखो ए जो हमारा है, ए क्या है? ए आपका कांस्टेंट है। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड, हाँ, एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी,
लेमडा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर आप एक और लिख लो, तो लेमडा नॉट एम है, इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सीधा लिख लो, और इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप कह सकते हो और कंसंट्रेशन अप्रोचेज क्या? जीरो। क्योंकि अगर ये फैक्टर जीरो कर गया तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो लेमडा नॉट एम और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इतना ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट हो कि उसका जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो क्या हो जाए? जीरो को अप्रोच कर जाए। तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इक्वेशन ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वो हमारा किस प्रकार से वेरी करेगा कंसंट्रेशन के साथ। यानी अगर कंसंट्रेशन की लिमिट जीरो को अप्रोच कर जाए तो हमारा ये जो है वो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? आप देखो, ए हमने कहा कि कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट के नेचर और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका सेम टाइप का है, सेम टाइप, समझिएगा, देखिए एक पॉइंट यहां और लिख लो आप, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट same type of electrolyte also will be same. For example, देखो NaCl, NaBr, NaI, ये सब क्या है? 1:1 वाले हैं। 1:1, 1:1, समझ रहे हो कि सिंगल मोल आपका केटाइन बनेगा और सिंगल मोल आपका क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। जबकि अगर MgCl2 का ले लिया जाए तो MgCl2 के लिए A और NaCl के लिए A क्या होगा? डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि MgCl2 आपका जब टूटेगा तो 1:2 के रेशियो में टूटेगा, Mg+2 आयन और +2Cl- आयन, जबकि यहां क्या है? 1:1 के आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर यह बताया गया कि जो डिवाई हकेल आंसैगर इक्वेशन है हमारा, वहां पर जो कांस्टेंट ए है वो सॉल्वेंट के नेचर पर और इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ए की वैल्यू होती है हमारी, वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलो कॉपी करो फटाफट। और बस इसमें आप सीधा सा एक लाइन और लिख लो, द वेरिएशन ऑफ lambda m of a strong electrolyte with concentration, आप डाइल्यूशन भी कह सकते हो, concentration is explained by considering the relaxation effect
एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। डिवाई हर्कल थ्योरी में इन चीजों को एक्सेप्ट किया गया था और इसी के बेस पर क्या किया गया था, आपके इसके जो मोलर कंडक्टिविटी था उसको एक्सप्लेन किया गया था। रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझो। देखिए, जैसे ये आपका है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर जो पॉजिटिव होता है प्लस, वो किसके उसमें होगा, माइनस के गिरफ्त में होगा। इसको हम कहते हैं क्या, इन द विसिनिटी ऑफ, जो पॉजिटिव है वो हमारे माइनस के गिरफ्त में है और जो माइनस है वो किसके उसमें है, पॉजिटिव के उसमें है। इस तरीके से यानी सॉल्यूशन के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर, यानी माइनस एग्जिस्ट इन विसिनिटी ऑफ कैटायन एंड कैटायन एग्जिस्ट इन विसिनिटी ऑफ एनायन। कब, जब तक कि आपने कोई पोटेंशियल इस पर अप्लाई नहीं किया है। बात समझे। अब यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या, कैटायन इज इन विसिनिटी ऑफ anion and anion is in the vicinity of cation। क्लियर। अब मैंने ये कहा कि आप इस पर पोटेंशियल को लगाओ। देखो, यहां पर यह बताया गया कि मान लिया जाए कि अगर इस पर हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, यानी दूसरी कंडीशन मैंने कहा पोटेंशियल, यानी आप कह सकते हो ईएमएफ बैटरी का जो भी है इज अप्लाइड। तो यहां क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा हुआ, पोटेंशियल आपने लगाया, तो इस पर होगा क्या, आप ध्यान से देखो। हमने कहा ये देखो पोटेंशियल लगाया मैंने इस पर, ठीक। जैसे पोटेंशियल आप लगाओगे, जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाना चाहेगा, यानी इनके जकड़न से निकल के ऐसे जाना चाहेगा। और जब ऐसा होगा तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इधर, देखो। और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा इस तरीके से यहां पर चला। यानी ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन आपका यहां पर मैं ये मार्क कर दे रहा हूं। पोटेंशियल जैसे लगाया, प्लस क्या होगा, आगे की तरफ भागेगा। और माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस इधर भागेगा। और ये अगेन आगे किसी दूसरे माइनस के घेरे में एंटर करेगा, क्योंकि माइनस का घेरा इधर है। इसका मतलब माइनस इधर चल रहा है और प्लस इधर चल रहा है। तो यहां पर दो चीजें आप देखोगे, वो क्या, पहली बात जो यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं वो ये होगा कि कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एंटर अगेन इन
विसिनिटी ऑफ अनदर एनायन, एक स्थान से रिलीज हुआ और दूसरे में जाकर के फिर फंस गया। तो रिलीज होना और अगला फिर ज्वाइन करना, यानी ये यहां आकर के क्या हो जाएगा, फिर से, बट इतनी दूर तक तो चला आया। तो जो यहां से रिलीज और यहां पर ज्वाइन करना, इसमें जो टाइम लग रहा है उसे हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और इस इफेक्ट को कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए, यानी रिलैक्स होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। अगर यहां से रिलैक्स होने में समय कम लगे, यानी जल्दी से एनायन इधर भागे और केटायन फटाफट फटाफट आगे की तरफ, तो हमारा कंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो, देखो, रिलीज फ्रॉम वन प्लेस एंड एंटर इन न्यू एटमॉस्फेयर is called रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये रिलैक्सेशन इफेक्ट है कि एक स्थान से रिलैक्स हुआ और दूसरे पर गया, फिर वहां से रिलैक्स होगा, फिर आगे जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है नेगेटिव का, वो एनोड की तरफ भागता जाएगा और जो केटायन है वो कैथोड की तरफ भागता जाएगा। तो इसको कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। पहला ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर रिलैक्सेशन आसान होगा तो कंडक्शन भी क्या होगा, इजी होगा। नहीं तो पता लगा प्लस इनके बीच में घेरे में पड़ा है जैसे यहां, और ये जाने ही नहीं दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं न जाओ छोड़कर, इतना जकड़न है कि इसको चलने ही नहीं दे रहे हैं, और चलने ही नहीं देंगे तो पॉजिटिव वेव चल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमारे इस सॉल्यूशन से संभव है ही नहीं। तो यहां पर रिलैक्सेशन यही है, क्या, केटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एंटर अगेन इन vicinity of another anion, release from one place and enter in new atmosphere is called relaxation effect। और इसमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम ज्यादा लगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज देखो, जैसे एक हमने ये कहा रिलैक्सेशन, ये आप समझ गए। दूसरा पॉइंट यहां क्या हो रहा होगा, जिस समय एनायन एनोड की तरफ जा रहा होगा और केटायन कैथोड की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो एक दूसरे पर रगड़ेंगे नहीं, कहीं साहब कहां जा रहे हो, यानी एक दूसरे के चलने का क्या करेंगे, ये विरोध करेंगे। क्लियर। और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए, मूवमेंट ऑफ एनायनिक एटमॉस्फेयर एंड cation is always in opposite direction, hence they oppose each other, एक दूसरे का अपोज करेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ज्यादा रहा तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब एक दूसरे के मूवमेंट का ये विरोध करेंगे तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आप देखते हो कि लैम्डा एम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप
जो डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हो तो उससे बढ़ेगा, बढ़ता है, लेकिन आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डेबाई-हैकेल थ्योरी में रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को कंसीडर किया गया और इसके बेस पर बताया गया कि जब डाइल्यूशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो को करता है, तो आपका लेमडा एम लेमडा नॉट एम के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन कम होगा, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल लगाने पर बड़ी जल्दी जल्दी नए नए एटमॉस्फेयर को ज्वाइन करता चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे में फटाफट 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 निकलता हुआ चला जाएगा। और दूसरा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो अपोज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कम ही रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम आएगा। और जब फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कम आएगा केटायन और एनायन के बीच, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन फास्ट हो जाएगा। अब आप इतनी बात समझ पाए? तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट को एनसीईआरटी ने कंसीडर नहीं किया है, वो डायरेक्ट इक्वेशन पर आ गए। लेकिन आप इसको भी जानें कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपका जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑल डाइल्यूशन पर क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है। तो उसका जो लेमडा एम का वेरिएशन है वो इससे एक्सप्लेन होता है। अब देखो, अगर इस पर हम कोई ग्राफ खींचना चाहें वीक और स्ट्रांग के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? ना मिटाई भैया, बना होगा। देखो, लेमडा नॉट, सॉरी, लेमडा एम वर्सेस ग्राफ, क्या मिलेगा आपको? इस तरीके का ग्राफ मिलता है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे चलेगा। ये देखो, यहां पर आपका जो स्लोप है वो आपका क्या है, -a। क्लियर? नेगेटिव स्लोप है, नहीं है। और ये है किसका, KCl का, और ये किसका है, CH3C डबल OH का, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहां पर, ये क्या है, लेमडा नॉट एम, किसका, KCl का। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ चलता है। इंटरसेप्ट आपका लेमडा नॉट एम होता है। आप इक्वेशन में देख ही रहे हो, इसका, इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा इसका, वो आपका क्या है, डेबाई-हैकेल इक्वेशन जो अभी आपने बनाया था। यानी कौन सा, यहां पर ये जो ग्राफ है इसमें इक्वेशन आपका यही चल रहा है। देखो, y माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स, एक्स पर क्या लिया मैंने, इसको लिया, और y पे किसको लिया है, इसको लिया है। तो इंटरसेप्ट क्या मिला आपको, ये मिल रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने कंपेयर किया कि ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया आपका। अब इसके बाद अगला जो हमारा एक्सप्रेशन था मोलर कंडक्टिविटी का या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, उसे एक्सप्लेन किया था किसने, कोलोराउस लाब। वहां पर इन्होंने बताया कि ऐसा है कि जो कंडक्शन होता है, यानी पोटेंशियल का जो कंडक्शन होता है ईएमएफ का, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का केवल पॉजिटिव आयन ही पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। यानी करंट का कुछ फ्रैक्शन पॉजिटिव और कुछ फ्रैक्शन क्या, नेगेटिव, ये दोनों ही कंडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपका जो है पॉजिटिव ही करता है या नेगेटिव करता है। तो इसको हम बोलते हैं कोलोराउस
लॉ, और इसको हम पढ़ते हैं कोलराउस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये अगर आपका हो चुका हो तो मैं आगे चलूं। समझ में आ रहा भाई ऑनलाइन वाले? यस यस सर। चलिए देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे KOHL RAUSEH, कोलराउस लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक, यहां पर क्या था, according to this law, each ion of electrolyte participate in conduction of electricity and contribute toward lambda naught m of electrolyte। ठीक है, in this law the lambda naught m of any electrolyte will be, आप कह सकते हो lambda naught m इक्वल्स टू, आप यहां पर कह सकते हो P प्लस इंटू lambda naught m C प्लस, C प्लस समझ रहे हैं, कैटायन, और प्लस P माइनस इंटू lambda naught m A माइनस। यहां पर B प्लस एंड B माइनस represent the stoichiometry of cation and anion in solution। क्लियर? और लेमडा नॉट m कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा नॉट m ये वाला एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वैल्यू बताएगा, धड़ से आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो मान लिया जाए आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर हम MgCl2 इसके एक्वस की बात करें यानी सॉल्यूशन की, तो इसमें आपका क्या होगा, Mg प्लस प्लस एक्वस हाइड्रेटेड, और प्लस क्या होगा बोलो, ट्वाइस Cl माइनस। अगर मैं बात करता हूं कि लेमडा नॉट m MgCl2 का क्या होगा, ठीक, तो आप बोलेंगे कि 1 इंटू लेमडा नॉट m Mg प्लस प्लस और प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट m Cl
कोई टेंशन आपको? उतारो फटाफट। यानी आप उसको तोड़ के देख लोगे किस प्रकार से होता है। ऐसे ही मान लिया जाए कि एक एग्जांपल हम और ले लें। मान लिया जाए कि आपका जो है AlCl3 ले लें, इसका एक्वस की बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, +3। बोलो, और क्या हो जाएगा, 3Cl-। क्या होगा इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो लेमडा नॉट m AlCl3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 इंटू लेमडा नॉट m Al+3 प्लस क्या होगा बोलो, 3 टाइम्स लेमडा नॉट m क्या, Cl-। क्लियर? उतार लीजिए फटाफट। आयनों का बताएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। गौरव ऑनलाइन नहीं, लड़कियां तो नहीं दिख रही, तुम सब लड़की हो ना? तो किया तो उसमें कोई बैठ गया हो, चेंज तो नहीं किया हो क्या? वही है, क्या भरोसा है, कहीं ऐसा ना हो गया XXY हो तो। मतलब सब कुछ हर से है, कहूँ कुछ हो। देखिए हम लोग बायोलॉजी वाले और केमिस्ट्री वाले कैसे बात कर लेते हैं ना, XXY में बात करते हैं। चलिए जल्दी करें। सौरभ भाई, आज आप क्लास करने क्यों नहीं आए? सर तबीयत खराब चल रही, तो तबीयत खराब चल रही सर। कोई बात नहीं। आप देखो, कोलोराउस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लेमडा नॉट m था उसको मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वहां 100% डिसोसिएशन होता नहीं है, वो एज्यूम किया जाता है, क्योंकि हर डाइल्यूशन पर वो 100% डिसोसिएट होगा ही नहीं। तो उसका लेमडा नॉट m हम कैसे निकालें, तो वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलोराउस लॉ।
क्लियर? इसके काउंटर आयन कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से सजेस्ट करते हुए तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे साल्ट का लेमडा नॉट एम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साल्ट जितने भी हैं वो क्या होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। जैसे मान लो अभी तुमको कह दिया जाए कि एसिटिक एसिड, समझिएगा, एसिटिक एसिड है तुम्हारा, और अगर इसका लेमडा नॉट एम निकालना हो तो आप कहेंगे साहब ये तो 100% डिसोसिएट होता ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम ले आता है। तो इसके लिए कैसे करें हम लोग? तो हम कहेंगे क्या कि इसका जो CH3 C डबल वो माइनस है, इसका जो लेमडा नॉट एम है वो इसका किसी साल्ट से लेके आओ। साल्ट कैसे? सोडियम एसिटेट। और फिर इसके H प्लस का एसिटिक एसिड के कहां से लेके आओ, HCl से लेके आओ। बस आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और NaCl आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग हैश लॉ में सेट करते थे उसी प्रकार से इसको हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे देखो अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके पास, उसको करके देखो, एक पॉइंट लिख ले पहले, उसके बाद करते हैं। देखो एक पॉइंट इन्होंने और एक्सप्लेन किया था, by means of this law it was also explained that lambda naught m NaCl minus lambda naught m NaBr and lambda naught m, यानी ये आप बैरी कर दो, ये बैरी कर दो, यानी ये आपका हो गया, जैसे मान लो आपका यहां से मैंने लिया KCl और यहां क्या लिया KBr, तो ये लगभग जो डिफरेंस होता था क्या था, नियरली सेम। क्यों? 1:1 1:1 1:1 1:1, यानी इन्होंने साइज वगैरह को क्या बोला, इस साइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। यानी केटायन अगर आपने क्या लिया है, सेम लिया है, और एनाइन को बैरी कर दिया तो कोई खास असर नहीं पड़ता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल इन्होंने बताया था, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ और भी दिए हो इसका, तो ऐसे आप देख सकते हो। दूसरा इन्होंने क्या बोला, देखो यहां पर इन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है, वो क्या कि लेमडा नॉट एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी directly calculated, but it can be with the help of Kohlrausch law। जैसे अगर कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए लेमडा नॉट एम CH3 COOH का क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि साहब कोलराउस के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, क्या 1 लेमडा नॉट एम CH3 COO माइनस और प्लस क्या होना चाहिए 1 लेमडा नॉट एम H प्लस, यही होना चाहिए।
बट ये चीज का कैलकुलेशन यहां पर आसान नहीं है। क्यों? इसलिए आप बोलेंगे कैन नॉट बी 100% आयनाइज। जो हम सोच रहे हैं कि इसके जो मोल होंगे या जो इसकी स्टाइचोमेट्री होगी 1:1 एग्जैक्ट आना चाहिए, इसको 100% टूट जाना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इस तरीके का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। तो कोलोराउस ने कहा कि आप इसे पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? आप इस तरह पा सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग वाले का लेकर के ऐसा सेट करिए कि ये सेट हो जाए। क्लियर? और इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आपका एसिटिक एसिड वाला ही इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है। जरा एनसीईआरटी खोले और उस क्वेश्चन को देखिए सभी, क्योंकि तो मैंने यहां लिखा कैन नॉट बी, यानी ये संभव नहीं, ये आप नहीं कर सकते। बट मैंने कहा कि अगर आप क्लोराउस को कंसीडर करते हो तो ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ आयनों का मालूम रहेगा और उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, एनसीईआरटी पे देखें, पेज नंबर कौन सा है? ये है, देखो पेज नंबर आपका 82 है और इस पर सवाल दिया गया है, लिख लो, लिखो और करके देखो। लिखिए लैम्डा नॉट एम फॉर, नोट करिए अपने नोट्स में ही, लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, लिखो लिखो, सॉल्व करो, बंद कर दो, एनसीईआरटी बंद कर दो, मैं बोल रहा हूं। लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl and CH3COO Na, यानी साल्ट, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, R 126.4, 126.4, कामा 425.9 यानी 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली फुल स्टॉप। कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम CH3COOH, HAC का मतलब, AC क्या है? एसीटेट, और H का मतलब H। एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस। आपको ये कह रहा है कि आपको इसको कैलकुलेट करना है और बाकी सारी चीजें दी गई। देखो ध्यान से, जब इसको आप करोगे तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लैम्डा नॉट एम CH3COOH चाहिए हमको। तो ये इक्वल किसके आएगा? लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस, क्यों, और प्लस लैम्डा नॉट एम H प्लस। हमें यही चीज चाहिए। अब हम इसको लाएंगे कहां से? क्योंकि हमारे जो स्ट्रांग वाले हैं उनका दिया गया है, ठीक। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को लाएंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, यानी ये हमारा डिजायर्ड है, ये मुझे चाहिए, इसको तुम्हें चाहिए, यानी इसे कैलकुलेट करना, फाइंड करना है। हमको दिया क्या क्या गया है? इसने दिया है लैम्डा नॉट एम सोडियम एसीटेट का शायद दिया है पहले, तो हम इसको लिख लेंगे, किसका दिया है? NaCl का दिया गया है। चलो, और क्या दिया है? HCl का दिया है। और क्या दिया है? चलो, अब देखो, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं CH3COO Na का मतलब ये हुआ कि लैम्डा नॉट एम दिस और प्लस क्या, लैम्डा नॉट एम Na प्लस।
हमें इसे उड़ाना है, इसको मुझे क्या करना है, उड़ाना है। अब हमने कहा प्लस, क्या करें आप, देखो हमने कहा लेमडा नॉट एम एच प्लस, इसको पॉजिटिव के साथ रखा, और यहां पर देखो आप क्या किया जाए इस पर, ये हो गया हमारा, एक मिनट, अच्छा तीनों पहले सेट कर लिया जाए फिर देखा जाएगा। एम सी एल माइनस, देखो साइन अभी हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से कि काट करके कैसे करें, और उसके बाद क्या है आपका यहां पर, और क्या आ रहा है, पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव सब लिख लेते हैं, फिर बाद में साइन सेट करते हैं। अभी लेमडा नॉट एम एन ए प्लस और प्लस लेमडा नॉट एम सी एल माइनस, इनकी साइन को ऐसा सेट करो जैसे ये चीज तुम्हें मालूम है, ये वैल्यू तुम्हें मालूम है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा, ये चीज देखो इतनी वैल्यू, ये चीज क्या है आपका लेमडा नॉट एम एस सी एल है, और ये चीज क्या है, ये आपका जो इतना है वो लेमडा नॉट एम एन ए सी एल है। क्लियर? अगर मैं इस वाले को माइनस कर दूं तो हमारा क्या क्या कट जाएगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहां पर, ये तो माइनस करोगे तो क्या क्या कटेगा, ये कट गया इससे, ठीक, और क्या कटा, बचता क्या है, हा? अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहां पर, इसका मतलब ये और ये जुड़े और ये क्या हो, घटे, तब आपका क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू एज इट इज रखिए, इसकी वैल्यू एज इट इज रखोगे तो वैल्यू बताओ कितना था सोडियम एसीटेट का, हाँ 91 पॉइंट, चलो HCl का कितना था, हाँ 425 पॉइंट, और उसको माइनस कर रहे हो कितना पॉइंट, क्लियर? इसको क्या कर लीजिए आप, सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, जो कि डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मुझे मालूम था, हमने पहले सेट किया इनको और सेट करके देखा कि क्या किया जाए कि हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाए, तो हमने कहा इस वाले इक्वेशन में ये तो चाहिए मुझे बट ये नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ये प्लस है तो इस वाले को NaCl वाले का माइनस कर दो, तो ये अपने आप धड़ से क्या कर दिया, इनको कैंसिल आउट, यानी यहां से क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से जब इसको माइनस किया तो ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट, तो कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी थी वो एज इट इज मैंने ऐसे रख दिया, और इक्वेशन में आपका देखो बचता क्या है तुम्हारा, दिस प्लस दिस, बाकी और दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी ये जो सॉल्व होके आएगा वो हमारा क्या होगा, ये। तो कोलोराउस का एप्लीकेशन यहां पर काफी इफेक्टिव होता है, जिसकी मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था। उतार लीजिए। इस तरह से कोलोराउस महोदय आपके क्या हुए, समाप्त हुए। कुछ और न्यूमेरिकल इनके हैं, देख डालिएगा, हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद अब हमारा शुरू होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फैराडे चर्चा का काम आ गया हमारा। मटेरियल तो हम लोगों का खींच रहा, क्यों भाई, एक दिन में काफी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो रहा है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अब बड़ा टॉपिक जो आपका मिलेगा वो कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जहां निपटाए उसके बाद फिर मामला क्या हो जाएगा हमारा? इजी हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं झंझटी है। चला जाएगी। सर राइट साइड के आधे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। राइट साइड मतलब इधर का? नो सर, इधर राइट। अब अभी भी नहीं सर। उधर वाला कह रहे हो क्या? यस सर उधर भी। बोलना। यस सर अभी ठीक है। बस यस सर। ठीक है। सजल समझ में आया भाई तुमको? प्रांजल, यस सर। देखिए मैंने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट आप इस तरह नहीं निकाल सकते हो, तो इसको निकाला किससे जाता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेते हैं जिसमें इसके काउंटर पार्ट दिखें। जैसे सोडियम यस सर। एसिटेट में इसका काउंटर पार्ट ये वाला दिख गया, और हमारे HCl में इसका काउंटर पार्ट ये वाला दिख गया। फिर मैंने कहा इनमें से NaCl का अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर के हमें यही मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज मुझे मालूम थी, मैंने सेट करके डायरेक्ट निकाल ली। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। अब इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है, अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है और गैल्वेनिक सेल, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दिस सेल नीड एक्सटर्नल EMF फॉर रिएक्शन। बाहर से EMF लेता है तब रिएक्शन होता है। ठीक, in this cell anode is positive and cathode is negative, because anode is connected to positive plate of बैटरी। आप बैटरी कह सकते हो,
सेल, बैटरी या कुछ भी, एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट या टर्मिनल कह सकते हो आप, जो भी कहना चाहो, टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी कुछ सिस्टम ऐसा होता है। ये हमारा हो गया। आप जो मेटल प्लेट ले रहे हो इनको एक ही चेंबर में रखते हैं, दोनों सेम हो सकती है। जैसे ये मैंने कहा दोनों क्या है, पीटी है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पीटी हमारे प्लस से कनेक्ट होगा, ये प्लस है, और ये आपका छोटका डंडा बड़ा डंडा मालूम है ना, बैटरी का छोटका डंडा माइनस और बड़का डंडा प्लस। प्लस से जो प्लेट कनेक्ट होगी वो भी क्या होगी, ऐसी। पॉजिटिव वाले को यहां बोलेंगे क्या, एनोड, और नेगेटिव वाले को यहां पर क्या बोलेंगे। और कैथोड और एनोड का मटेरियल एक ही होता है। क्लियर। ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बात समझ में आया आप। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सा भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, जबकि गैल्वेनिक सेल में प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस था, अपने आप होता था। हमको करंट आउटपुट के रूप में मिलती थी वहां। यहां करंट आउटपुट मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा तुमको। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर, अभी मैं कुछ नहीं भर रहा हूं, अभी बाद में मैं इसमें, चलो अच्छा डलेगी। इसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है मुझे, समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस बाद में देखेंगे, पहले इस सेल के बारे में थोड़ी और कहानी समझ लिया जाए। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमारी है, यहां पर आप कह सकते हो कि रिएक्शन इन दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस because energy is required for reaction। रिएक्शन के लिए यहां पर एनर्जी की डिमांड होती है, बाहर से देना पड़ता है आपको, ठीक है। यानी डेल्टा जी जो इसका आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इस सेल का डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोसेस अपने आप होता ही नहीं। दूसरी चीज आप यहां क्या कह सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसके लिए, कुछ और खास बातें। याद करो गैल्वेनिक सेल के एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता था, ऑक्सीडेशन का। यहां क्या होगा, हाँ देखो, एट एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिडक्शन अकर्स while, जबकि एट एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्यों भाई, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, ऑक्सीडेशन इज टेकन प्लेस। उल्टा हो गया यहां पर, यानी यहां पर सारा कुछ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। क्या साहब नो, इसका एनोड पॉजिटिव होता है, उसका एनोड क्या था, नेगेटिव था, उलट गया सब। इसके एनोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसके एनोड पर क्या होता था, ये पूछा जाता है, डिफरेंस पूछता है। दूसरा पॉइंट देखो, जब ये बदल गया तो कैथोड क्या होगा, कैथोड देखो वहां पर पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव है। एट कैथोड, सर वीडियो नहीं आ रही। एट कैथोड ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इस सेल का क्या होगा इस पर, बोलो। एट कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन आकर्ष, यहां ऑक्सीडेशन होगा, बट इन गैल्वेनिक सेल क्या होता था, रिडक्शन इज टेकन प्लेस, वहां रिडक्शन होता था। देखिए डिफरेंस क्या है, वहां पर आपको साल्ट ब्रिज की जरूरत थी, नो नीड ऑफ साल्ट ब्रिज। एक पॉइंट और लिख लो, नो नीड ऑफ साल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड हमारे कहां हैं, सेम चेंबर में, बिकॉज बोथ प्लेट्स आर इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में दोनों हैं, इनका मटेरियल भी सेम हो सकता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में मे और मे नॉट भी सेम। ठीक है, यहां देखिए मटेरियल ऑफ एनोड एंड कैथोड इज सेम इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, but in galvanic cell it will be may or may not be same, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। गैल्वेनिक सेल में सेम कहां होगा, जब आप कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल लेते हो, कंसंट्रेशन सेल में जो मटेरियल है एनोड और कैथोड का वो सेम हो जाता है। अंतर सिर्फ कहां आता है, अंतर सिर्फ उसके जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन में अंतर होता है। तो साल्ट ब्रिज, वहां साल्ट ब्रिज की भी कभी कभी जरूरत नहीं होती, हो सकता है एक ही चेंबर में रखे गए हों। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी प्रकार के साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, गैल्वेनिक सेल में पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये हमेशा नहीं कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज चाहिए ही चाहिए, जरूरत भी पड़ सकती है और जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, एक ही चेंबर में रख सकते, बना सकते हो आप। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में मैक्सिमम चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। बैटरी रह जाएगा, बैटरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बैटरी आप समझ जाइएगा क्या होता है। बस एनोड और कैथोड याद रखना होता है हर प्रकार की सेल का, बाकी और कुछ नहीं याद करना होता उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। अब नहीं, टेस्ट इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा।